Hello, once again, good afternoon all of you. In the OBG portion, the previous classes were discussing about the various type of the systematic and the physiological changes in the pregnant lady. In this we completed with the reproductive system and the various the integumentary related changes in the skin of the pregnant lady. Then next one the another portion we discussing about the changes regarding the fluid and the इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, मीन्स जो ऐसा जो सिस्टम जो वाटर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड रहेगा तो उससे रिलेटेड उसके अंदर क्या चेंजेस होता है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है. ठीक है, तो एज नॉर्मली एज टू द वे विच फॉर्टिगेटिव एग्जामिनेशन एज ए नॉर्मली मीन्स जो नॉर्मली जो एक जो नॉन प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसका जो एज एग्जाम्पल उसका जो वेट यदि 40 किलोग्राम रहता है. ठीक है, तो लेडी नीड द 24 लीटर ऑफ द फ्लूइड. ठीक है, मीन्स जो अप्रोक्स जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी जो 40 किलोग्राम वेट की है. ठीक है, जिसका जो वेट रहेगा वो यदि 40 किलोग्राम है तो उसके अंदर जो फ्लूइड का रिक्वायरमेंट या इलेक्ट्रोलाइट्स की जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो 24 लीटर ऑफ द फ्लूइड का उसके अंदर जरूरत रहता है. ठीक है, इन द प्रेगनेंसी. और ये लेडी यदि वो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर एडिशनली नीड 6.5 लीटर एक्स्ट्रा. ठीक है, और उसी टाइम के अंदर उसको जो बेबी के अंदर भी सर्कुलेशन करने का जरूरत होता है. ठीक है, और खुद के अंदर भी उसकी जो नीड होती है वो उसके अंदर बढ़ जाती है. ठीक है, बहुत सारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से जो नॉर्मल जो 40 किलोग्राम की जो लेडी रहेगी तो उसके अंदर नॉन प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर 24 लीटर फ्लूइड का रिक्वायरमेंट उसके अंदर रहता है. ठीक है, एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी एडिशनली नीड द 6.5 लीटर एक्स्ट्रा फ्लूइड. ठीक है, तो 6.5 लीटर उसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड देने का जरूरत रहेगा. ठीक है, तो उसके अंदर 24 लीटर प्लस 6 तो टोटल अप्रोक्स 30 लीटर उसके अंदर जो फ्लूइड का लेवल उसके अंदर रहेगा. ठीक है, अभी ये जो 30 लीटर जो फ्लूइड रहेगा वो उसके अंदर ऐसी कंडीशन अराइज कर देगा हाइपरवॉलेमिया. ठीक है, मतलब इसके अंदर फ्लूइड का लेवल होगा वो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर बढ़ जाएगा. ठीक है, तो इसकी वजह से वो हाइपरवॉलेमिया वाली कंडीशन होगी वो उसको इंडिकेट करेगा. ठीक है, एज ड्यू टू द एलिवेट द नीड ऑफ द फ्लूइड. ठीक है, मतलब ऐसा रहेगा कि जो लेडी के अंदर जो फ्लूइड का लेवल रहेगा. ठीक है, तो फ्लूइड का लेवल यदि जो नॉन प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर यदि उसको नहीं दिया गया है 6.5 लीटर यदि फ्लूइड उसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है तो उसके अंदर ऐसा होगा कि जो सोडियम जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होता है उनका लेवल होगा वो कम हो जाएगा. ठीक है, और उसकी वजह से जो फ्लूइड का लेवल हो उसके अंदर कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर वगैरह उसके अंदर हाइपरटेंशन वाली कंडीशन अराइज हो सकती है. ठीक है, तो इसकी वजह से उससे सबसे पहले तो होगा कि ब्लड वेसल्स होगी जो डायलेट थी. ठीक है, उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा तो प्रेशर होगा वो उसके अंदर जनरेट हो सकता है और उसका सर्कुलेशन होगा वो इजीली उसके अंदर बढ़ सकता है. ठीक है, तो इसकी वजह से सबसे पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वो एंडोस्टेरोन हार्मोन होगा वो उसके अंदर स्टिमुलेट होगा और एंडोस्टेरोन की वजह से जो ब्लड प्रेशर के अंदर जो वेरिएशन आई है या फिर सर्कुलेशन का जो मूवमेंट है वो उसके अंदर जो वेरिएशन आई है उसको स्टिमुलेट करेगा जो एंडोस्टेरोन हार्मोन. ठीक है, देन नेक्स्ट एंडोस्टेरोन हार्मोन का स्टिमुलेशन होने के बाद में वो आगे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. ठीक है, मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होगा वो उसके अंदर स्टिमुलेट होगा और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन स्टिमुलेट होने के बाद में वो थर्स्ट मतलब अपनी जो प्यास होगी उस प्यास को बढ़ाएगा और प्यास उसको प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा लगने लगी और उसकी वजह से वो फ्लूइड होगा वो उसके अंदर ज्यादा इंटेक करेगी. ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म रहेगा जो फ्लूइड का लेवल इसके अंदर इम्बैलेंस होने की वजह से दैट्स एडीएस स्टिमुलेट द थर्स्ट एंड लीड द हाइपरवॉलेमिया वाली कंडीशन होगी वो उसके अंदर अराइज हो जाएगी. ठीक है, as these are all form of the safety in the future. ठीक है, मीन्स ये वाला जो हाइपरवॉलेमिया वाली कंडीशन रहेगी तो वो फ्यूचर से ओरिएंटेड रहेगी. मतलब जो फ्यूचर के अंदर यदि हाइपरवॉलेमिया वाली कंडीशन उसके अंदर रहेगी तो ऐसे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर उसके अंदर जो डिलीवरी होने के बाद में मानो कि उसके अंदर ब्लीडिंग ज्यादा होगी. ठीक है, या फिर उसके अंदर जो अदर कोई डिसऑर्डर्स वगैरह हो गया जिसकी वजह से वो शॉक में जाने का उसके अंदर चांस हो सकता है. ठीक है, या फिर जो पोस्टमार्टम हेमरेज वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो जाती है तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल होता है वो उसके अंदर लॉस हो सकता है और प्रेग्नेंट लेडी होगी वो जो शॉक के अंदर जा सकती है. ठीक है, तो पहले से
ही हमने उसके अंदर ऐसा कि मैकेनिज्म रहता है कि पहले से उसके अंदर हाइपरवॉलेमिया वाली कंडीशन उसके अंदर अवेलेबल रहेगी, और हाइपरवॉलेमिया वाली कंडीशन रहेगी तो उसका फ्लूइड का लेवल होगा वो उसके अंदर बैलेंस हो जाएगा। मतलब यदि प्रेगनेंसी का टाइम के बाद में उसके अंदर यदि डिहाइड्रेशन या फिर कोई हेमरेज वगैरह होता है तो ऑलरेडी उसके अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ हाइपरवॉलेमिया के अंदर ही रहता है, ठीक है। इससे उसको सेफ्टी होगी, वो उसके अंदर रह सकती है और वो शॉक के अंदर नहीं जा सकती, और फीटल का ग्रोथ होगा वो भी उसके अंदर अच्छी तरह से हो सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो चेंजेस रहेगा एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। Okay, the next another system physiological changes in the pregnancy, that is a cardiovascular system, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो उसके अंदर अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग चेंजेस आर अराइज इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम as normally in the pregnancy the lady remain in the hypervolemia, ठीक है। मतलब इससे पहले जो हमने डिस्कस किया कि मतलब जो उसके अंदर एल्डोस्टेरोन या फिर जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन उसके अंदर स्टिमुलेट होने की वजह से लेडी के अंदर जो नॉर्मल उसका जो वेट होता है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर 6 लीटर जो फ्लूइड होता है वो उसके अंदर एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। जिससे कि वो उसके अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बेबी के अंदर या फिर जो फ्यूचर के अंदर यदि कोई डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो तो उससे रिलेटेड सेफ्टी हो सके, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी उसके अंदर हाइपरवॉलेमिया होगा तो हाइपरवॉलेमिया फ्लूइड का लेवल जो ब्लड के लेवल के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से हार्ट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो ब्लड के अंदर जो हार्ट के अंदर से ब्लड का जो आउटपुट होगा वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्लड के अंदर फ्लूइड का लेवल वो उसके अंदर बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब जो उसके हार्ट के अंदर आने वाला जो फ्लूइड रहेगा, सारा जो ब्लड का अमाउंट रहेगा वो उसके अंदर ज्यादा रहेगा, और उसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट रहेगा मतलब जो पूरा जो आर्टिकल वाला जो आउटपुट किया जाने वाला जो अमाउंट रहेगा वो भी उसके अंदर ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो हाइपोवॉलेमिया वाली कंडीशन होने की वजह से उसके अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ा हुआ रहेगा, और इसके अलावा जो कार्डियक आउटपुट रहेगा वो भी उसके अंदर बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हाइपरवॉलेमिया वाली कंडीशन है, और हाइपरवॉलेमिया होने की वजह से उसके अंदर कार्डियक आउटपुट और जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो बढ़ा हुआ रहेगा। एज बट ड्यू टू द हेमोडाइल्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर कंडीशन होगी एक हेमोडाइल्यूशन, ठीक है। हेमोडाइल्यूशन का मतलब होगा कि उसके अंदर जो ब्लड का जो फ्लूइड लेवल होता है, ठीक है, मतलब ब्लड होता है वो उसके अंदर अलग अलग उसके अंदर कंडीशन होती है। जो ब्लड होता है उसके अंदर सेल वाला पार्ट होता है और लिक्विड वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसा होगा कि ब्लड के अंदर ओनली फॉर जो लिक्विड वाला जो अमाउंट होता है वो उसके अंदर बढ़ते रहता है, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे एज ड्यू टू द हेमोडाइल्यूशन, मतलब जो ब्लड का जो अमाउंट होगा वो उसके अंदर बढ़ता रहेगा। हेमोडाइल्यूशन वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर रहेगा कि ब्लड के अंदर जो सारा जो क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो सारी चीजें होगी वो उसके अंदर इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। एज अ प्लाज्मा लेवल मतलब जो फ्लूइड लेवल होता है ब्लड के अंदर वो उसके अंदर 40 to 50% तक उसके अंदर इंक्रीज होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट होल ब्लड, ठीक है, मतलब होल ब्लड का मतलब उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और जो हीमोग्लोबिन लेवल होगा वो उसके अंदर सारा जो उसके अंदर बढ़ेगा 30 to 40% तक, ठीक है। देन नेक्स्ट आरबीसी का लेवल उसके अंदर बढ़ेगा 20 to 30% तक उसके अंदर आरबीसी का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल होगा वो 10% तक उसके अंदर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो फ्लूइड का लेवल होता है वो उसके अंदर ज्यादा होता है, पर उसके अंदर जो मिली हुई जो आरबीसी का लेवल और हीमोग्लोबिन का लेवल होता है उसके फ्लूइड के कंपैरिजन के अंदर कम होता है, ठीक है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हेमोडाइल्यूशन का मतलब ऐसा होता है कि ब्लड होता है उसका फ्लूइड का अमाउंट होता है वो उसके अंदर बढ़ा हुआ है, ठीक है। बट उसके अंदर जो सेल्स एज लाइक जो डब्ल्यूबीसी होगी वो भी 30 से 40% तक होती है, बट उसके अंदर फ्लूइड का अमाउंट होगा वो उसके अंदर 50% तक उसके अंदर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये इसके कंपैरिजन के अंदर कम है, और इसके कंपैरिजन के अंदर जो आरबीसी का लेवल वो उसके अंदर कम होगा, और आरबीसी के कंपैरिजन के अंदर जो
हीमोग्लोबिन का लेवल होगा वो उसके अंदर और भी कम होगा, ठीक है। तो ब्लड के अंदर फ्लूइड का लेवल जो बढ़ा हुआ रहेगा, बट ब्लड के अंदर आरबीसी का लेवल यदि कम है, हीमोग्लोबिन का लेवल यदि कम है, तब उस कंडीशन को हम अनीमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज इंक्रीज, ठीक है। मतलब द हेमोडाइल्यूशन का मतलब कि लिक्विड कंपोनेंट इज इंक्रीज मोर एज कंपेयर टू द होल ब्लड, ठीक है। इसके अंदर जो सारा जो ब्लड रहेगा उसके कंपैरिजन के अंदर जो प्लाज्मा वाला जो पार्ट होगा वो इसके अंदर बढ़ता रहेगा, ठीक है। एंड द आरबीसी एंड द हीमोग्लोबिन रहेगा वो उसके अंदर डिक्रीज रहेगा, ठीक है। मतलब आरबीसी और हीमोग्लोबिन का कंपैरिजन इसके अंदर देखें तो 20 to 30% आरबीसी और 10% उसके अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है। बट इसके कंपैरिजन के अंदर प्लाज्मा का लेवल उसके अंदर ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी की वजह से ये कंडीशन कहलाएगी इंडिकेट द फिजियोलॉजिकल एनीमिया, ठीक है। मतलब एनीमिया वाली कंडीशन होती है वो उसके अंदर शो करती है, ठीक है। बट बेसिकली इसके अंदर सारा जो अमाउंट होता है हीमोग्लोबिन का लेवल, आरबीसी का लेवल होता है वो उसके अंदर इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। बट हेमोडाइल्यूशन की वजह से जो हेमोडाइल्यूशन का यदि प्रिंसिपल उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तब वो फिजियोलॉजिकल एनीमिया को इंडिकेट करता है, ठीक है। Okay, then next, same in the cardiovascular changes in the time of the pregnancy, the variation in the blood pressure, ठीक है। मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसका ब्लड प्रेशर के अंदर क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो मोस्टली द ब्लड प्रेशर स्टेबल इन द प्रेगनेंसी, मतलब ज्यादातर ऐसा होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो स्टेबल रहता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी चेंजेस होता है वो कभी कभी उसके अंदर नजर नहीं आता, ठीक है। जो ज्यादातर ऐसा नोटिस किया गया है कि जो ब्लड प्रेशर के अंदर कुछ भी चेंजेस होता है वो नहीं आता, वो स्टेबल ही रहता है, ठीक है। बट ओनली फॉर स्लाइटली डिक्रीज ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन इंड्यूस द वैसोडाइलेशन, ठीक है। और उसके अंदर ओनली फॉर जो बहुत थोड़ा सा ही उसके अंदर जो 5 या 10 mm ऑफ Hg के उसके अंदर वेरिएशन आती है एज ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन लेवल लीड्स द वैसोडाइलेशन, ठीक है। मतलब जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से उसके अंदर वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड वेसल्स यदि डायलेट होगी तो ब्लड प्रेशर होगा वो उसके अंदर थोड़ा बहुत उसके अंदर कम हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्राइटेरिया क्या अगर उसके अंदर जो थोड़ा बहुत स्लाइटली जो हाइपोटेंशन होता है वो उसके अंदर नोटिस किया जाता है, ठीक है। इसी के अलावा एज ड्यू टू द पोस्टर गेन बाय द लेडी एंड अराइज द स्टेट ऑफ द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। और प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर यदि जो लेडी होती है वो लंबे समय तक यदि सुपाइन पोजीशन के अंदर या फिर जो प्रोन पोजीशन के अंदर इस वे के अंदर लेटी हुई रहती है, ठीक है। नहीं तो सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटी रहेगी वो इसे सीधे के सीधे रहेगी तो पेट के ऊपर जो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो इसके अंदर जो ये पाव वाली जो वेन्स होती है, ठीक है, तो वहां से जो ब्लड होगा वो वापस ऊपर की तरफ इसके अंदर आने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो एज ड्यू टू द पोस्टर गेन बाय द लेडी, ठीक है, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होगी तो उसके अंदर यूट्रस जो सोने के टाइम के अंदर वो यदि ऐसा पोस्टर उसके अंदर जो गेन करती है, ठीक है, तो उस पोस्टर की वजह से जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब जो पैरों की जो वेन्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर थ्रोम्बोसिस ज्यादा प्रेशराइज होने की वजह से वहां पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन उसके अंदर हो जाएगा और उसकी वजह से जो वेनस रिटर्न होगा वो उसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसकी वजह से लीड द पोस्टुरल हाइपोटेंशन, ठीक है, और उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो उसके अंदर ज्यादा जो ब्लड का अमाउंट उसके अंदर बढ़ जाएगा और वैसोकॉन्स जो कंप्रेस होने की वजह से उसके अंदर हाइपोटेंशन उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। एज ड्यू टू द कंप्रेशन रिड्यूस द वेनस रिटर्न, ठीक है, और उसके अंदर लंबे समय से द ब्लड वेसल्स होगी उसके अंदर दबाव आने की वजह से, ठीक है, एक ही पोजीशन के अंदर सोएगी तो पांव वाले एरिया के अंदर जो वेनस होगा मतलब जो वेन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर ज्यादा प्रेशर आएगा और प्रेशर आने की वजह से उसके अंदर जो पांव वाला जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसकी जो फ्लूइड होगा या फिर जो ब्लड होगा वो वापस हार्ट के अंदर ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो पोस्टुरल हाइपरटेंशन हो सकता है क्योंकि अबनॉर्मल टाइप का यदि पोस्टर जो प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा गेन किया जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन अराइज होती है तो उस टाइप की जो हाइपरटेंशन को पोस्टुरल
हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। सो एडवाइस चेंजिंग द पोस्चर, ठीक है। और इसी के टाइम के अंदर हमने जो एंटीनेटल एडवाइस के अंदर हमने देखा था कि प्रेग्नेंट लेडी को एडवाइस किया जाता है कि टाइम टू टाइम अपना जो पोस्चर होता है वो आपको चेंज करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। और ज्यादातर जो लेफ्ट लेटरल जो पोजीशन होते हैं, ठीक है, मतलब जो साइड के अंदर ये इस वे के अंदर सोती है तो उसको साइड के अंदर सोने का जरूरत उसको एडवाइस किया जाता है, क्योंकि जो लेग वाला पोर्शन होता है वो उसके अंदर कंप्रेशन नहीं होता है। यदि ऐसे सोएगी तो लेग वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर दबाव ज्यादा होगा, ठीक है। अभी साइड के अंदर सोएगी तो लेग वाले पार्ट के अंदर उसके अंदर ज्यादा कंप्रेशन होगा, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ESR, ठीक है। तो उसके अंदर जो नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर चेंजेस के अंदर आएगा तो ESR, ठीक है। तो ESR उसके अंदर भी वेरिएशंस रहेगी। द इंटर प्रेगनेंसी द स्टेट ऑफ द हेमोडाइलेशन, ठीक है, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर ब्लड के लेवल के अंदर जो फ्लूइड का लेवल उसके अंदर बढ़ता है, ठीक है, वो ब्लड की जो सेल्स होती है वो उसके अंदर नहीं बढ़ती, ठीक है। तो एज कंपेरिजन टू द सेल्स द फ्लूइड लेवल ऑफ द ब्लड इज इंक्रीज, ठीक है, प्लाज्मा का लेवल बढ़ता है। तो इसी जो क्राइटेरिया को हम हेमोडाइलेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन की वजह से यदि हेमोडाइलेशन होगा वो बढ़ेगा तो उसके कंपेरिजन के अंदर ESR होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइटोमेटिक रेट होगा वो भी इसके अंदर बढ़ेगा, ठीक है। तो इन द प्रेगनेंसी द स्टेट ऑफ द हेमोडाइलेशन इज इंक्रीज एज कंपेयर टू इट द ESR आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो अभी हम प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर बोल सकते हैं कि हेमोडाइलेशन होता है उसके अंदर बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से ESR का लेवल होगा वो भी प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर बढ़ा हुआ हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये चेंजेस रहेंगे ब्लड प्रेशर और ESR के अंदर। ओके, इन द सेम द कार्डियोवास्कुलर चेंजेस इन द प्रेगनेंसी the lady advised to intake the more protein intake and more protein leads the hypercoagulability, ठीक है। मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जब जो लेडी एंटीनेटल एडवाइसेस के अंदर जो एंटीनेटल विजिट के अंदर जाती है तो उसको एडवाइस किया जाता है कि इनटेक द मोर प्रोटीन, ठीक है, मतलब जो मोर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का लेवल होता है उनको इंक्रीज करने का बोला जाता है, ठीक है। जो हमको प्रोटीन डाइट होती है वो उसके अंदर ज्यादा लेने का एडवाइस किया जाता है, ठीक है। तो इसी के अंदर बॉडी के अंदर ज्यादा प्रोटीन का लेवल रहेगा तो कोएगुलेशन होगा, मतलब जो बॉडी के अंदर जो कोएगुलेशन की टेंडेंसी होगी वो उसके अंदर ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कोएगुलेशन ज्यादा रहेगा तो इट बेनिफिट इन द PPH, ठीक है, मतलब जो पोस्टमार्टम मतलब जो प्रेगनेंसी के अंदर डिलीवरी होने के बाद में जो ब्लीडिंग वगैरह होगी, ठीक है, तो ब्लीडिंग के टाइम के अंदर ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमको कोएगुलेशन होगा उसमें ज्यादा जरूरत रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो लेडी के अंदर यदि प्रोटीन का लेवल यदि बढ़ा हुआ रहेगा तो ज्यादा प्रोटीन का लेवल उसके अंदर बढ़ा हुआ रहेगा तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी उसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो कोएगुलेशन यदि ज्यादा रहेगा तो PPH के टाइम के अंदर ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेंटल सेपरेशन, ठीक है, प्लेसेंटल सेपरेशन मतलब डिलीवरी के टाइम के अंदर यदि कोएगुलेशन का लेवल उसके अंदर ज्यादा रहेगा तो कोएगुलेशन की वजह से जो प्लेसेंटा के अंदर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और कोएगुलेशन होने की वजह से उसके अंदर वो इजीली जो सेपरेशन उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो वो प्लेसेंटल सेपरेशन के लिए भी उसके अंदर बेनिफिशियल होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो PPH के अंदर ऐसा होगा कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है जो डिलीवरी होने के बाद में, तो कोएगुलेशन ज्यादा होगा तो ब्लीडिंग के अंदर जो कोएगुलेशन हो जाएगा और उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होगी वो उसके अंदर कम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेसेंटल सेपरेशन, ठीक है, प्लेसेंटल सेपरेशन इसकी वजह से होगा क्योंकि धीरे जो पूरा जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर ज्यादा उसके अंदर प्रोटीन का लेवल रहेगा तो लास्ट के अंदर जो एक हाइपर कोएगुलेबिलिटी वाली कंडीशन अराइज होगी, ठीक है। तो यूट्रस से जो प्लेसेंटा के अंदर सर्कुलेट करेगा तो प्लेसेंटा के अंदर जो हाइपर कोएगुलेबिलिटी होगी और उसकी वजह से प्लेसेंटा के अंदर जो सर्कुलेशन होगा वो रुक जाएगा, यूट्रस से वो सर्कुलेशन होगा वो नहीं हो पाएगा तो इसीलिए जो यूट्रस से जो प्लेसेंटा होगा वो सेपरेट हो सकता है कोएगुलेशन की वजह से, ठीक है। द नेक्स्ट मोस्टली द बॉडी प्रोटीन इंक्रीज, ठीक है, जैसा कि उसने एडवाइस किया गया है जो नर्स ने कि प्रेग्नेंट लेडी को जो
प्रोटीन का डाइट होता है वो इसके अंदर ज्यादा लेने का एडवाइस किया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली द बॉडी प्रोटीन इज इंक्रीज, बॉडी का जो प्रोटीन होता है, ठीक है, तो बॉडी का प्रोटीन होता है वो इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से द हेमोडाइल्यूशन, ठीक है, और इसकी वजह से हेमोडाइल्यूशन के अंदर जो बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, मतलब ब्लड का जो प्रोटीन होता है वो उसके अंदर डिक्रीज हो जाता है, और बॉडी के जो प्रोटीन होता है, मतलब जो नॉर्मली जो न्यूट्रिएंट के द्वारा लिए जाने वाला जो प्रोटीन होगा वो उसके अंदर बढ़ जाता है, बट जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो उसके अंदर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो सारा जो लेवल होता है प्लाज्मा का फ्लूइड होता है वो उसके अंदर बढ़ रहा है, ठीक है, आरबीसी का लेवल उसके अंदर बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन का लेवल उसके अंदर बढ़ रहा है, ठीक है, बट प्लाज्मा प्रोटीन का उसके अंदर हेमोडाइल्यूशन होने की वजह से, ज्यादा फ्लूइड का लेवल होने की वजह से जो एल्बुमिन का लेवल होगा उसके ब्लड के कंपैरिजन के अंदर कम रहेगा, ठीक है। तो कम होने की वजह से जो ऑन्कोटिक प्रेशर होगा वो उसके अंदर एल्बुमिन की वजह से कम हो जाएगा, और उसकी वजह से सारा फ्लूइड होगा वो उसके अंदर बाहर आएगा। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो लेडीज के अंदर जो एडिमा वाली कंडीशन, मतलब जो पैर वाले एरिया के अंदर या फिर हाथ वाले एरिया के अंदर, जो फेस वाले एरिया के अंदर जो स्वेलिंग होती है, मतलब एडिमा होता है वो उसके अंदर नोटिस किया जाता है, तो उस कंडीशन को फिजियोलॉजिकल एडिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका रीजन ये होगा कि बॉडी का जो नॉर्मल जो न्यूट्रिटिव डाइट वाला जो प्रोटीन होता है वो उसके अंदर बढ़ रहा है, ठीक है, बट जैसे जैसे जो हेमोडाइल्यूशन हो रहा है, क्या हेमोडाइल्यूशन का मतलब कि फ्लूइड का लेवल होता है ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, बट उसकी जो सेल्स, मतलब एल्बुमिन का लेवल होता है वो भी उसके अंदर डिक्रीज रहेगा, तो इसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर होगा वो उसके अंदर कम हो जाएगा, और उसकी वजह से एडिमा वाली कंडीशन होगी वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम फिजियोलॉजिकल एडिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, तो दीज आर द कार्डियोवास्कुलर चेंजेस रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ये जो फॉलोइंग चेंजेस होंगे वो उसके अंदर नोटिस किए जा सकते हैं। Okay, the next the gastrointestinal changes in the time of the pregnancy, ठीक है। तो जो प्रेगनेंसी के अंदर जो नेक्स्ट सिस्टम के अंदर जो चेंजेस रहेगा रिगार्डिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक है, मतलब जो जीआई सिस्टम के अंदर तो प्रेगनेंसी जो लेडी रहेगी उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होता है वो उसके अंदर नोटिस किए जा सकते हैं, ठीक है। एज ड्यू टू द एससीजी हार्मोन, ठीक है, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर हायर लेवल के अंदर जो एससीजी हार्मोन होता है वो उसके अंदर ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगा, लेवल इंक्रीज एज द डे टाइम द मदर ईट एनी टाइप ऑफ फूड स्टफ टाइम टू टाइम, ठीक है, और इसके अंदर ऐसा होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो दिन के टाइम के अंदर जो रोटी वगैरह या फिर जो अदर कोई जो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रोडक्ट होता है वो उसके अंदर टाइम टू टाइम वो जैसे भी टाइम मिलेगा या फिर जो अवेक, मतलब इसकी जो बिना नींद की स्टेज के अंदर होती है तो वो उसको कुछ ना कुछ जो उसकी जो केयर गिवर्स होते हैं वो उसको खाने को दे देते, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो प्रेगनेंसी के जो डे टाइम के अंदर ये कंडीशन उसके अंदर रहती है कि कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए वो मिल जाता है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम उसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल रहेगा या फिर अदर जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल होता है वो उसके अंदर बैलेंस वे के अंदर रहता है, ठीक है। बट एट द नाइट टाइम डजंट ईट एनीथिंग एट द स्लीप टाइम, ठीक है, और रात के अंदर जो सोने का टाइम पीरियड होता है तो उसके अंदर जो बेबी के अंदर जो सर्कुलेशन उसके अंदर होता है और उसके खुद का मेटाबॉलिज्म भी उसके अंदर चलता रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो बेबी का जो मेटाबॉलिज्म चलेगा तो मदर के द्वारा जो खाया हुआ जो रात का जो खाना होता है वो उसके अंदर इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, और जो बेबी का जो रिक्वायरमेंट होता है या फिर जो खुद का बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो रात के समय के अंदर और उसकी जरूरत होती है वो उसके अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो जरूरत यदि बढ़ जाएगी तो दिन के समय तो ऐसा होता कि कुछ ना कुछ खा लेती थी तो उसका एडजस्ट हो जाता था, ठीक है। बट रात के अंदर ऐसा होता कि वो स्लीपिंग स्टेज के अंदर होती है तो वो उसको खाने के अंदर कुछ भी नहीं आता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो रात के अंदर यदि कुछ भी खाने को नहीं आएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, मतलब एनर्जी का लेवल तो कैलोरी का लेवल उसके अंदर कम हो जाएगा और उसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो जाएगी, ठीक है। जो इसी वजह से एज बॉडी स्टोरेज फैट मेटाबॉलाइज एंड रिलीज द कीटोन बॉडीज, ठीक है, और इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिया वाली कंडीशन
उसके अंदर अराइज हो जाती है। तो उसकी वजह से जो फैट वगैरह होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो प्रेग्नेंट लेडी होगी तो उसकी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज फैट होता है वो ऑटोमेटिकली मेटाबॉलाइज हो जाता है नींद के टाइम, मतलब जो रात के टाइम में जो लेडी होती है वो नींद के अंदर होती है, जो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस उसके अंदर अराइज हो जाता है। ठीक है, तो स्टोरेज जो फैट रहेगा उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी बनेगी और उसके साथ में उसका जो वेस्ट मटेरियल कीटोन बॉडीज होता है वो भी उसके अंदर बढ़ेगा। ठीक है, तो कीटोन बॉडी, इसके अलावा जो एसिडिक एसिड वगैरह वो उसके अंदर सिक्रेशन होगा। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज वगैरह उसके अंदर बढ़ेगी। तो कीटोन बॉडीज आर द बैड इन स्मेल एंड द टेस्ट। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि कीटोन बॉडीज का जो टेस्ट और जो स्मेल होता है वो बहुत ही बैड उसके अंदर होता है, मतलब बहुत ही अलग टाइप का उसके अंदर टेस्ट होता है। ठीक है, सो लीड द नोजिया वॉमिटिंग। ठीक है, और उसके अंदर ऐसा होगा जब भी जो लेडी रहेगी वो नींद में से उठेगी तो उसके अंदर कीटोन बॉडीज का लेवल उसके अंदर फील होगा, तो उसकी वजह से उसका बैड स्मेल और उसको बैड टेस्ट होगा वो फील होगा। ठीक है, तो मॉर्निंग के अंदर जब भी वो उठेगी तो उसको नोजिया वॉमिटिंग होगा, वो मॉर्निंग के टाइम के अंदर ज्यादा फील होता है एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसी कंडीशन की वजह से मॉर्निंग के अंदर ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग होगा, इसी को हम मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मॉर्निंग सिकनेस का मतलब जो मॉर्निंग के अंदर नोजिया वॉमिटिंग होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर इस मैकेनिज्म की वजह से ज्यादा उसके अंदर फील उसके अंदर रहेगा। The next, in the same visit, the gastrointestinal changes at the time of the pregnancy, the estrogen hormone effect on the salivary gland. ठीक है, मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन रहेगा तो इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से इट्स अफेक्ट ऑन द सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, वह एस्ट्रोजन हार्मोन रहेगा उसका जो अफेक्ट होगा वो सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर उसका जो अफेक्ट पड़ेगा तो इसकी वजह से रिलीज द मोर सलाइवेशन। ठीक है, और इसकी वजह से ज्यादा जो सलाइवा का जो फॉर्मेशन उसके अंदर रहेगा और ज्यादा सलाइवा का जो फॉर्मेशन होगा तो गम्स बिकम मोर सॉफ्ट। ठीक है, और जो जबड़े वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडी होगी इसके जो ये जबड़े वाला जो पार्ट होगा वो उसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और सॉफ्ट इतना हो जाएगा कि इसीलिए उसके अंदर जो ब्लीडिंग होने का चांस उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, और ब्लीडिंग होगी तो उसके अंदर इजीली उसके अंदर इन्फेक्शन लग सकता है और इन्फेक्शन लगने की वजह से ये इन्फेक्शन होगा वो सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वो माउथ के अंदर से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर फैलने का उसके अंदर चांस हो सकता है। ठीक है, तो ये उसका जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन रहेगा उसका अफेक्ट होगा वो सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा इस वे के अंदर होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलैक्स द स्मूथ मसल। ठीक है, और प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल उसके अंदर बढ़ने की वजह से जो स्मूथ मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, मतलब जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो एक्शन रहेगा कि वो जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स रहेगी जो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड ईसोफेगस और जो इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है वो उसके अंदर रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो रहेगा तो वो रिलैक्स द स्मूथ मसल्स एंड रिलैक्स द पेरिस्टाइटिस। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स हो गए जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होगा वो उसके अंदर रिलैक्स हो जाएगा। जो इंटेस्टाइन यदि रिलैक्स हो जाएगी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब जो खाना होगा या फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो आगे उसके अंदर नहीं बढ़ पाएगा, तो वो इंटेस्टाइन के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी उसके अंदर अच्छे से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से उसके अंदर गैसेस का फॉर्मेशन, फ्लैटुलेंस वाली कंडीशन अराइज हो सकती है या फिर उसके अंदर जो कॉन्स्टिपेशन उसके अंदर अराइज हो सकता है। ठीक है, तो ये स्मूथ मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन या फिर फ्लैटुलेंस मतलब गैस का फॉर्मेशन उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, the next relax the cardiac sphincter due to the relaxation of the esophagus। ठीक है, और जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर एक जो स्मूथ ऑर्गन्स होता है वो होता है ईसोफेगस। ठीक है, तो ईसोफेगस के अंदर जो कार्डियक स्फिंक्टर होगा, जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो भी इसके अंदर रिलैक्स हो जाएगा। तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक जो
हाइड्रोक्लोरिक जो HCl होता है, जो HCl का जो एक जो अमाउंट होता है वो उसके अंदर रिगर्जिटेट हो जाएगा, तो वो एसोफेगस के अंदर ऊपर की तरफ आएगा, तो इसकी वजह से हार्ट बर्न वाले कंडीशन, मतलब उसके अंदर जो चेस्ट वाले एरिया के अंदर जो जलन सी उसके अंदर फील हो सकती है, ठीक है। तो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो उसके अंदर ऐसा करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो गैस्ट्रिक कंटेंट को वापस ऊपर आने से वो रोकता है, ठीक है। पर जो स्मूथ मसल इसोफेगस के रिलैक्स होने की वजह से उसके अंदर जो कार्डियक स्फिंक्टर होगा वो भी उसके अंदर रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। और रिलैक्स होगा तो गैस्ट्रिक कंटेंट मतलब जो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो भी उसके अंदर ऊपर की तरफ आएगा, तो एसिड का उसके अंदर फील होने की वजह से जो गले के अंदर या फिर चेस्ट के अंदर हमको जलन सी महसूस होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम हार्ट बर्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो ये वाली कंडीशन होगी वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर नोटिस की जा सकती है। The next are some other gastrointestinal changes as due to the hormonal changes, means जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर बहुत सारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, the eating behavior changes, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट लेडी का जो eating behavior होता है उसके अंदर भी उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस उसके अंदर आता है, ठीक है। और क्रेविंग ऑफ द नॉन न्यूट्रिशनल फूड, ठीक है। और उसके अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर ऐसी जो नीड रहती है, मतलब उसको जो ऐसी जो डिजायर रहती है कि वो कुछ भी होता है वो खाने की उसके अंदर इच्छा होती है, ठीक है। तो वो नॉन न्यूट्रिशनल जो फूड होता है, फूड स्टफ होता है, जो खाने की चीजें नहीं होती है वो उसके अंदर वो खाई जाती है, ठीक है। तो मेन चांस होगा अनीमिया आंसर, ठीक है। और जो नॉन न्यूट्रिशनल जो फूड यदि स्टफ यदि खाएगी तो उसकी वजह से अनीमिया वाली कंडीशन होती है, वो उसके अंदर अराइज होने का चांस हो सकता है, ठीक है। एक तरफ तो उसको ब्लड का उसके अंदर जरूरत होता है और उसके अंदर यदि हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो नॉन न्यूट्रिशनल जो डाइट यदि वो खाएगी तो उसकी वजह से जो अनीमिया होने का चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। एज ड्यू टू द हेमोडाइल्यूशन, ठीक है। मतलब जो ब्लड वाला जो अमाउंट होता है उसके अंदर हेमोडाइल्यूशन वाली कंडीशन अराइज होने की वजह से दो एट द सॉल्ट लेवल डिक्रीज, ठीक है। तो इसके अंदर जो हेमोडाइल्यूशन होने की वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो सॉल्ट का लेवल होता है वो उसके अंदर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सॉल्ट का लेवल डिक्रीज होगा तो उसके अंदर अराइज द क्रेविंग ऑफ द सॉल्टी टेस्ट, ठीक है। तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ऐसा उसके अंदर डिजायर रहेगी तो उसको जो सॉल्टी टेस्ट वाले जो फूड प्रोडक्ट होगा उसको खाने का उसके अंदर इच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर ऐसे डिजायर बनेगी कि जो सॉल्टी फूड प्रोडक्ट होता है तो सॉल्टी उसको खाने का उसके अंदर जो क्रेविंग होगा मतलब स्टिमुलेशन होगा उसके अंदर अराइज होगा। तो इसके वजह से प्रेगनेंसी के अंदर जो लेडीज रहेगी उनको खट्टा खाने की या फिर जो सॉल्टी एसिडिक जो डाइट होती है वो खाने का उसके अंदर डिजायर होता है वो उसके अंदर ज्यादा उसके अंदर अराइज रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। Then next in the pregnancy at the urinary system changes, ठीक है। मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो रीनल सिस्टम, ठीक है, जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड ज्यादा उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं वो नोटिस नहीं भी किए जाते हैं, ठीक है। एज ड्यू द हाइपरवॉलेमिया इंक्रीज द GFR, ठीक है। जो GFR जो रेट होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट रहेगा वो उसके अंदर इंक्रीज रहेगा, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन रेट उसके अंदर बढ़ेगा, यूरिन आउटपुट उसके अंदर बढ़ेगा एंड डिक्रीज द ग्लूकोज इन द यूरिन, ठीक है। मतलब जो इसके अंदर ब्लड का लेवल उसके अंदर बढ़ जाएगा तो किडनी के अंदर हाइपरवॉलेमिया वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज रहेगी तो किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई होगा वो उसके अंदर बढ़ेगा, ठीक है। तो किडनी की तरफ यदि ज्यादा ब्लड सप्लाई रहेगा तो ज्यादा ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट होगा वो उसके अंदर बढ़ेगा और ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट यदि उसके अंदर ज्यादा रहेगा तो इसकी वजह से यूरिन सप्लाई होगी वो उसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो उसके अंदर ज्यादा रहेगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट यदि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर जरूरत ज्यादा होती है तो यूरिन के अंदर जो एक्सक्रीशन होगा ग्लूकोज का वो उसके अंदर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज का जो एक्सक्रीशन होगा वो उसके अंदर कम रहेगा क्योंकि ऑलरेडी जो ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट उसके अंदर प्रेगनेंसी लेडी को एनर्जी के लिए जरूरत रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट ड्यू टू द प्रेशर बाय द यूट्रस, ठीक है। और यूट्रस के अंदर
प्रेगनेंसी के डे बाय डे के अंदर जो यूट्रस एनलार्जमेंट रहेगा तो ब्लैडर वाला जो एरिया होगा उसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे जो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो यूरिनेशन होता है वो उसके अंदर नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। और ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो ब्लैडर वाली जो मसल्स होगी उनके ऊपर भी जो उससे वीकनेस होगी उसके अंदर थोड़ी बहुत अराइज हो सकती है, ठीक है। दूसरा जो नॉर्मल क्राइटेरिया उसके अंदर अवेलेबल रहेगा ओनली फॉर उसके अंदर ये जो चेंजेस होगा वो उसके अंदर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड उसके अंदर अराइज रहेगा, ठीक है। Okay, so these are about the physical and the physiological changes, ठीक है। The remaining changes are we discussing in the next class.